समाज का जो आधार होता है वो शिक्षा और एग्रीकल्चर दोनों ही जो पार्ट हैं वो होते हैं। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कमल पटेल जी दोनों इस खास सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं। हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मोहन यादव जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये बात करते हैं कि शिक्षा ही सब कुछ है, एक समाज का आधार है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब हम देखते हैं कि शिक्षा को लेकर किए गए जो काम हैं या जो मुद्दे हैं उनकी उतनी चर्चा नहीं होती, बजाय जो बाकी के मुद्दे हैं उनके मुकाबले में। देखिए, दोनों तरह की बात है। ये बात सही है कि आज के दौर में हमारे लिए जो शिक्षा का महत्व है सामाजिक दृष्टि से वो स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी देश की, प्रदेश की अगर इनाल ग्रोथ मानेंगे तो हमारे अपने देश के अंदर आजादी के बाद से ही लगभग 70 के 80 के दशक तक गरीबी हटाओ की बात करते थे। ये मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये यथार्थ है कि हमारे यहाँ देश के 50 साल बाद तक अगर आम आदमी को रोटी की व्यवस्था के लिए कोई बात करना पड़े किसी सरकार को, या गरीब आदमी की न्यूनतम जरूरतों के बारे में बात करना पड़े, कैसा दुर्भाग्य का समय था। और बड़ी बेशर्मी से एक के बाद एक कांग्रेस सरकारें बनाते रही। इंदिरा गांधी जी के जमाने से गरीबी हटाओ की बात करते करते राजीव जी चले गए, मनमोहन सिंह जी आ गए, लेकिन गरीबी वाला मामला क्या रहा? लेकिन उसके उल्टे 2014 से जो दिन पलटे हैं, आप देखिए एक बात कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज पूरे दुनिया का एकमात्र देश अपना भारत है जिसने 80 करोड़ लोगों के लिए ये जो कठिनाई थी घर में रोज कमाना, रोज खाना, घर में दाना नहीं हो तो भूखे पेट सो जाना, ये पद्धति बदल दी। और केवल घर में अनाज नहीं, गरीब आदमी जीवन भर सपना एक मकान का देखता था, गांव का हो शहर का हो, उसको मकान मिल गया, उसको शौचालय मिल गए, उसको गैस कनेक्शन मिल गया, उसके जीवन के 5 लाख की स्वास्थ्य की गारंटी मिल गई। आप ये इनाल देखेंगे तो लगभग देश का 60 करोड़ आम आदमी इससे लाभान्वित हो रहा है। तो ये बहुत चमत्कार जैसी बात हो गई। और आप इसके उल्टे देखिए, 2014 के पहले ये देश की आधी से ज्यादा आबादी का दुनिया के अंदर पहला अपना देश था जिसका अर्थतंत्र से कोई लेने देना नहीं, उनके बैंक अकाउंट नहीं। देश की 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का अगर बैंक अकाउंट नहीं था तो एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था में उनका कोई रोल ही नहीं था। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अपने उस तरह से भी माननीय मोदी जी ने उस पर ध्यान दिया। उल्टे नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू की है, उस नई शिक्षा नीति को भी रोजगार परक शिक्षा नीति, न कि डिग्री परक, जो लॉर्ड मैकाले 1832 में शिक्षा नीति लेकर के आए थे, अंग्रेजी प्राधान्यता होते हुए और डिग्री से सर्विस की गारंटी वाली, 47 से लेकर के लंबा समय निकल गया। इस बारे में केवल 2 बार बात आई है, 86 में बात आई है और 96 में बात आई है, लेकिन करा कुछ नहीं। तो ये जो बदलाव आया है माननीय मोदी जी के द्वारा कि हमारी शिक्षा भी हमारे युवाओं के जीवन में कोई महत्वपूर्ण रोल अदा कर पाए, उनके व्यक्तिगत जीवन में वो कोई रोल अदा करे, सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायित्व हो, शासन और प्रशासन की दृष्टि से उपयोगी हो, तो शिक्षा भी उसके जीवन में बदलाव लाए, समाज में योगदान दे और स्वयं को संतुष्टि भी हो। तो अब आज के दौर में, और मैं गारंटी ले सकता हूं कि जब पूरी शिक्षा नीति लागू हो जाएगी 2020 की, तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी होगी। मेरे मित्र कमल पटेल जी बैठे हैं, कृषि मंत्री, मैं इनका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। हमारा प्रदेश का एकमात्र ये प्रदेश देश का है जो कृषि को हमने सामान्य शिक्षा में आपकी अनुमति से अंदर लिया है। इसका बदलाव क्या आया है? इसका बदलाव यह आया कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ जो जबरदस्त हुई है आपके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 25% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई। तो विद्यार्थी कम से कम बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए वो अलग से एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा, अलग से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काम करेगी। इसकी जरूरत के बजाय हमारे सामान्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय में भी कृषि की शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो वो अपनी खेती तो अच्छी कर लेगा, वो अपनी बागवानी तो कर सकता है। मोहन यादव जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप सब जो नेता हैं वो छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं। हर बार एक मुद्दा जब आप लोग सत्ता में आते हैं तो उठता है कि जो छात्र संघ के चुनाव हैं वो कब होंगे। मुझे याद है कि जब पिछला आपका 2018 के पहले की सरकार थी, जयभान सिंह पवैया जी हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ आपसे, आपके संगठन से जुड़े हुए जो छात्र संगठन है उनका, और उन्होंने अनाउंस किया था कि जल्दी ही किए जाएंगे। लेकिन एक लंबा वक्त गुजर गया, विधानसभा के चुनाव फिर आ गए। ये योजना क्यों नहीं बन पाती तब, जबकि
आप लोग ये कहते हैं कि युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, युवा आगे आना चाहिए। तो ठीक है, हर क्षेत्र में युवा आगे आए, तो राजनीति में युवा फिर कैसे आगे आएंगे? देखो, संक्षेप में अगर अब बात चाहेंगे तो निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। कमल जी भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा कि जब हमारी सरकार 2020 में बनी और मार्च में 2000 बनने के तुरंत बाद 15 जुलाई के आसपास हम मंत्री बने और वो 2.5 साल लगभग कोविड में चले गए, बचा आखिरी साल, और आखिरी साल में चुनाव, मेन चुनाव आ गए। तो स्वाभाविक रूप से हमको अभी अपना बाकी जिंदगी को सामान्य करने के, व्यवस्थाओं को लागू करने के ये 1.25 साल ही मिला है। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लागू करेंगे। एक जरूर मैं बात कहना चाहूंगा, हमारे समय के छात्र संघ चुनाव और आज के चुनाव, उस समय के कैंपस और आज के कैंपस में जमीन आसमान का अंतर है। वो ऐसा है कि हमारे समय ये 74 अमेंडमेंट नहीं था, इसलिए स्थानीय निकाय के कोई चुनाव रेगुलर नहीं हो पाते थे। पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के, नगर परिषद के, गांव हो या शहर, तो यूथ लीडरशिप को केवल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही वो अपनी जगह बना पाते थे। आज का दौर में वो बदल गया है। अब क्या हो रहा है कि 21 साल की उम्र में वो किसी भी स्थानीय निकाय में वो पार्षद बन सकता है, सरपंच बन सकता है। तो लीडरशिप के नाते से तो हमारा लोकतंत्र समृद्ध हुआ है, इसलिए स्टूडेंट लीडरशिप से उसको लोकतंत्र का परिचय कराना, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये स्टूडेंट लीडरशिप से कोई हमारे लिए यूथ लीडर बन के नहीं आना, ऐसा नहीं। आप इसके उल्टा आप देश भर में अभी उदाहरण देख लीजिए, माननीय कैलाश जी उसके गवाह हैं। वो नगर निगम में पार्षद बन करके निकल के आए थे। हमारे देवेंद्र फडणवीस 26 साल में महापौर बन गए थे, आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उप मुख्यमंत्री बने। तो जो स्थानीय निकाय ने भी जबरदस्त जो क्रांति की है, तो इसने काफी हद तक उस कमी को तो पूरा किया। लेकिन मैं इससे सैद्धांतिक रूप से सहमत हूं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। तो कोई प्लानिंग आपकी ऐसे की 100% या अगले सत्र में करेंगे, अगले सत्र में। मोहन यादव जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि लोगों ने जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है इस बार, हालांकि सभी नेता उसमें शामिल हुए, आप भी शामिल थे, तो ये जो चुनाव से पहले अगर हम बात करें जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि कितना उसका असर अब होगा? क्योंकि आप लोग दावा कर रहे थे कि 10 लाख जो कार्यकर्ता हैं वो जुटेंगे और ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हो जाएगा इस वाले चुनाव का, 2023 का। देखिए, एक बात आपकी जानकारी में रहना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो कार्यकर्ता और कार्यक्रम आधारित पार्टी है, जो अपने कार्य से जनता के बीच कार्यक्रम बना करके जाकर के जनता को अवगत भी कराती है और अपने कार्यकर्ताओं को लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से जनता में सक्रिय रखने का काम भी करती है। और आप जानकारी आपकी होगी सही कि हमारी सरकार ने चौड़े चौगान यशस्वी गृह मंत्री की मौजूदगी में सरकार के द्वारा किए गए काम का ब्यौरा हमने रिपोर्ट कार्ड के नाते से रखा था। और रिपोर्ट कार्ड रखने के बाद जनता के बीच हमने जो काम किया, उसमें फिर एक बार भाजपा सरकार एक बार आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में गए। ये वही कर सकता है जिसको जनता पे भरोसा हो, जनता का दिल जीतना जानता है। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजना से 5 अलग अलग यात्रा निकाल करके सफलता के साथ और लक्ष्य रखा कि 22 तारीख तक यात्राओं का समापन करके कार्यकर्ता महाकुंभ करेंगे। हमने सफलता के साथ महाकुंभ करके माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जनता का आशीर्वाद हमको मिला, ये हमने आंखों से दिखा दिया। अभी कांग्रेस करके दिखाए ना, कांग्रेस अपनी जनाक्रोश यात्रा में एक सभा नहीं कर पा रही, वो कह रहे हम नुक्कड़ सभा करेंगे क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे। काय का आक्रोश, जनता हमारे साथ खड़ी दिखाई दे रही तो उनकी हालत खराब हो गई। और कांग्रेस का बूढ़ा नेतृत्व तो न तो अपनी शक्ति को नीचे विकेंद्रीकृत करना चाहता है, ना वो उसको आपस में ही उनको लग रहा है कि कोई दूसरा श्रेय नहीं ले ले, तो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को लगा दिया काम पे और खुद बड़े नेता अपने ढंग से सीट बांटने लग गए। आप लोग कहते हैं कि उन्होंने कॉपी कर ली आप लोगों का जो। हाँ, ये तो आपने सही पकड़ा कि कॉपी कर ली, लेकिन नकल में भी अकल चाहिए ना, अकल नहीं है। तो क्या लगता है कि जन आक्रोश उनको कुछ फायदा होगा? क्योंकि उनका जो पैटर्न था पिछली बार का रैली का था, इस बार जैसे 5 यात्राएं निकली हैं इसी तरीके से। मैंने फिर दोबारा दोहराया कि आपने जन आक्रोश यात्रा की घोषणा करी, कांग्रेस के नेताओं का आक्रोश फूट पड़ा कि कब युवाओं को काम दोगे, तो तब जाकर के जीतू पटवारी जी को वापस को चेयरमैन बनाकर दिल्ली से बड़ी मुश्किल से भेजा है। कमलनाथ जी एक दिन कोई यात्रा में सम्मिलित होने को तैयार नहीं। जनता और कांग्रेस का आक्रोश है कि कमलनाथ जी आए ना, वो अपनी बात क्यों नहीं कह रहे। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं छोड़ना चाहते, प्रदेश अध्यक्ष नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जनता में नहीं आना चाहते। ये दोनों चीज कैसे चलेगी?